तो सवाल महत्वपूर्ण है, चर्चा लगातार कर रहे थे, कुछ तकनीकी समस्या थी इसलिए गेस्ट के साथ हमारा जो कनेक्शन है थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट हुआ। लेकिन ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हरियाणा की राजनीति में अब आज से चूंकि एक तरफ सत्ता पक्ष है जो कि अपने फैसलों के साथ अब शुरू कर चुका है और दूसरी तरफ अब विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस पार्टी मंथन इस बात पर है कि सीएलपी लीडर कौन होगा, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, और इसको लेकर के ऑब्जर्वर्स की जो भूमिका है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी आपने सबको सुना और उनका स्पष्ट ये कहना है कि यहाँ एक तो 1-to-1 चर्चा ऑब्जर्वर करेंगे विधायकों के साथ और उसके बाद यहाँ से जो बातें निकलेंगी उसको सीधे हाईकमान के सामने रखा जाएगा और ये फैसला फिर हाईकमान करेगा कि जो सीएलपी लीडर है या नेता प्रतिपक्ष है वो कौन रहेगा। इस पर एक गहन मंथन आप देख रहे हैं कि कांग्रेस में विधायक दल की मीटिंग में चल रहा है, विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं, ये मीटिंग अभी लगातार जारी है। मीटिंग जैसे ही खत्म होती है वहां से क्या अपडेट होता है ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उन सब के बीच में हरियाणा की राजनीति में जो चर्चा का विषय है उस पर लगातार हमारी भी चर्चा चल रही है। फैसले आज सरकार ने कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही आपने देखा कि कुछ अहम फैसले लिए, जिसमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के जो पेशेंट हैं उनके लिए मुफ्त इलाज की बात हुई है। इसके अलावा एमएसपी पर फसल खरीद रही है सरकार, ये जानकारी भी दी गई और एक एक दाना खरीदेंगे इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इस बात को भी मुख्यमंत्री ने आज बैठक के बाद दोहराया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और एक और महत्वपूर्ण जो फैसला आरक्षण में वर्गीकरण का था उस पर भी मुहर लगा दी है। तो आज इन तीनों फैसले और कांग्रेस में जो चल रही विधायक दल की बैठक है उस पर चर्चा एक बार फिर से करते हैं। मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से सभी का रुख कर लेता हूं। मैं सुमित जी आपके पास आता हूं। सवाल महत्वपूर्ण है सुमित जी, क्योंकि एक तरफ बैठक चल रही है और अभी बहुत सारे लोगों को हम लोग सुन भी रहे थे, आपके जो ऑब्जर्वर्स आए हैं उनकी बातों को भी सुना, आपके विधायकों को भी सुन रहे थे। क्या उम्मीद की जाए आज, क्योंकि सबकी निगाहें अब इस बात पर हैं कि सीएलपी लीडर कौन होगा, नेता प्रतिपक्ष, इसको लेकर के एक बड़ा प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज का और इंडिया न्यूज के जितने भी दर्शक हैं सबका आभार। अब मैं आता हूं आपके सवाल के जवाब पे, लेकिन उससे पहले हमारे बीजेपी के साथी प्रवक्ता ने एक बात बोली थी, तो मैं बीजेपी के साथी प्रवक्ता भाई को एक बात कहना चाहता हूं कि तंत्र मंत्र की और ईवीएम की जीत पे आपको लख लख बधाइयां और आपको रुदाली पर खूब खूब सांत्वना और थैंक यू उसके लिए भाई विदु जी। एंड क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल, हम और पूरी हरियाणा की जनता ऑलमोस्ट मन बना चुकी थी, लेकिन वो आपके तंत्र के आगे हम हार गए। कोई बात नहीं, वोट डलते समय मन बदल दिया। ना 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 ऐसा नहीं था। ये तो ना ईवीएम का रोल है सारा 99%। आप देखिए, ये तो सबको पता ही था जी, ये तो आपको पता ही था, हारोगे तो ईवीएम पर रहोगे। आप देखिए, अब हम आते हैं आज के विधायक दल के नेता के उस पे। उसके जैसे कि आप सबको मालूम है, हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बतौर ऑब्जर्वर बाजवा साहब और माननीय अशोक गहलोत जी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और इसमें सर्व समिति से फैसला लिया जाएगा। मुझे तो उम्मीद है, जैसा हमारे जो सूत्र से हमें पता चला है, कि मोस्ट लाइकली आज ही विधायक दल के नाम का चयन हो जाएगा। एंड अगर और क्योंकि इन एनी केस एआईसीसी ने अगर आज हमारी, क्योंकि फैसला कांग्रेस पार्टी के एआईसीसी ने करना है, विधायकों ने करना है, तो इसको ऑलमोस्ट ये डन हो गया होगा। जो भी आमने जामा है वो अब पहनाया जाएगा। अगर कुछ अड़चन रही तो नो डाउट फिर एआईसीसी के ऊपर छोड़ दिया जाएगा फैसले को, पर जो भी होगा सर्व समिति से होगा, कांग्रेस पार्टी के दिशा निर्देश पे होगा, विधायकों के आशीर्वाद से होगा। लेकिन गौड़ साहब, ये सर्वसम्मति ही तो बन नहीं पाती ना पार्टी के अंदर, क्योंकि गुटबाजी की बात को आप लोग लगातार नकारते रहे। आपके फिर नेताओं ने रिजल्ट आने के बाद उसको खुलकर स्वीकारा भी। कैप्टन अजय यादव इस्तीफा देकर चले गए और वो साफ कह रहे हैं कि भाई उनको इस्तीफा स्वीकार करने दीजिए, फिर मैं नाम लेकर के बताऊंगा कि क्या कुछ हुआ पार्टी में। तो ये तो अंदर से उठी हुई आवाजें हैं ना, और आप ये कह रहे हैं कि सर्वसम्मति से एक फैसला होगा। ये सर्वसम्मति ही तो नहीं बन पा रही ना पार्टी में। नहीं, देखिए, आज तक चाहे अभी पार्टी ने 90 टिकटें बांटी हैं, अभी पार्टी ने पीछे प्रदेश अध्यक्ष भी चेंज हुए थे, अभी जब नहीं बने थे, और आपके हमारे एआईसीसी के प्रवक्ता बने, एचपीसीसी के प्रवक्ता बने हैं, कमेटी हरियाणा प्रदेश की बनी है, आज जिलाध्यक्ष नहीं बन पाए हैं अभी तक। तो कांग्रेस पार्टी में जो फैसला होता है कांग्रेस पार्टी की सर्व समिति से होता है। वो बात अलग है कि सबको अपनी बात कहने का हक है, सबको अपनी बात को कहने का राइट। चाहे हमारे वरिष्ठ, मैं तो अब भी उन्हें अपना कांग्रेस पार्टी का स्तंभ मांग रहा हूँ, उन्होंने चाहे बतौर चाहे उन्होंने इस्तीफा दे दिया अजय यादव जी ने, ये उनका जो भी कारण होगा, इस चीज में मैं बोलने वाला कोई नहीं होता जी। ये कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का आपस में फैसला होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता जो अभी पार्टी में हैं, नहीं, लेकिन ये मंथन तो सुमित जी करना होगा ना कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि एक एक करके अगर बड़े नेताओं ने साथ छोड़ दिया कांग्रेस पार्टी का तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है कहीं ना कहीं। और वो मंथन से फिर निकलता क्या है? क्योंकि आपके ऐसा तो नहीं है कि आज जो नेता आपके पास आ रहे हैं ये पहले नहीं आए, या पर्यवेक्षक नहीं आए, या ऑब्जर्वर्स नहीं आए, सब आए,
लेकिन उसके बावजूद भी ये जो खींचातानी है ये कम क्यों नहीं हो रही, और आज भी सर्वसम्मति से एक निर्णय हो जाएगा और उसके कुछ आपको दुष्परिणाम नहीं होंगे, ये कैसे इंश्योर करेंगे आप जनता के लिए? क्योंकि प्रतिपक्ष की भूमिका में भी आपका होना बड़ा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी निभाएगी और बहुत अच्छी। हम ऐसी बात नहीं है, देखो 37 एमएलए हैं कांग्रेस के। अभी में ये बीजेपी वाले ज्यादा खुश ना हो, पिछली बार तो 30 थे, तब भी हमने इनकी नाक में दम कर दिया था जनहित के मुद्दों को उठा के, और अब तो 37 है, 7 फालतू हैं और 5 सांसद भी हैं। पिछली बार 10 में से 0 सांसद थे, तो 5 सांसद भी हैं। तो बीजेपी के कोई भी नेता, चाहे मुख्यमंत्री चाहे मंत्री, कोई भी खुशफहमी में ना रहे। जनहित के मुद्दे, जब जब जनता परेशान होगी, पहले से और ज्यादा एग्रेसिव होके कांग्रेस पार्टी के नेता सड़कों पे आएंगे और आंदोलन करेंगे। इन्हें चैन से नहीं बैठने देंगे, इन्हें लूट खसोट नहीं मचाने देंगे, इनको हिटलरशाही नहीं चलाने देंगे, इतना मैं दावे से कह सकता हूं। और आज सीएलपी के लीडर के लिए हम लोग बैठे हैं। निश्चित रूप से जो हमारे जो सूत्र है, हमें तो पता लगा है कि शायद आज 6 बजे तक आप सबके सामने नाम आ भी जाएगा। और इन एनी केस अगर कोई अड़चन हुई भी, तो देखो सीएलपी लीडर हमारी पार्टी में कभी ऐसा नहीं होता। आपको भी ये भी आपको आज या कल में दिख जाएगा कि एक सीएलपी के लिए कोई आवेदन कितने आए हैं। तो या तो आवेदन 3-4, तब भी मैं मान लू फूट है पार्टी में, आप जैसे भी भाई ने कहा हमारे, तो नाम एक ही आएगा। कांग्रेस पार्टी फैसला करेगी सर्वसम्मति से, विधायक उसमें वोट डालेंगे, विधायकों के आशीर्वाद से एक ही बनेगा, बिना झगड़े के बनेगा, बिना किसी जो जाता है, हमें पता है कोई इलेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए रुपेश बंसल जी, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि हमारा ये जो सीएलपी लीडर या नेता प्रतिपक्ष को चुनने का जो एक जो प्रक्रिया है, उसमें किसी भी तरह की कोई अड़चन नहीं है और ये बहुत स्पष्टता और बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे, और अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो फिर भाई वो आलाकमान तक जाएगा और उस पर ये फैसला हो जाएगा। राह इतनी आसान क्या कांग्रेस में दिख रही है, या आपको लग रहा है कि वहां पर भी कुछ परिवर्तन या कुछ नई चीजें हो सकती हैं, या फिर एज इट इज जैसा चल रहा था उसमें कोई बहुत ज्यादा उम्मीद ना करें? और दूसरा ये है कि आज जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट बनी, ओथ के बाद फिर हम लोगों ने पहली कैबिनेट की जो मीटिंग देखी, उसमें जो फैसले लिए गए, उसको आप किस नजरिए से देखेंगे? बंसल जी। बिल्कुल, मैं ये मानता हूं, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो सत्ताधारी दल है, आज नई सरकार बनी और नई सरकार के बाद जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने ताबड़तोड़ 3 बड़े फैसले लिए, उन फैसलों को देखकर हम निश्चित तौर पर ये मान सकते हैं कि जो पिछले 95 दिन का कार्यकाल नायब सैनी जी का रहा है, इन 3 फैसलों को लेकर नायब सैनी जी ने ये दिखाने का जरूर प्रयास किया है कि जिस तरह का कार्यकाल उनका था और जिस कार्यकाल के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट हरियाणा सरकार ने, हरियाणा के लोगों ने दिया है, उन्होंने ये दिखाने का जरूर प्रयास किया कि जो नायब सरकार है वो उसी राह पर चलेगी। और एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और वो इंप्रेशन छोड़ने में मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं नायब जी कामयाब रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो मैं भूमिका मानता हूँ वो कांग्रेस की भी मानता हूँ, क्योंकि बेशक जैसे भाई सुमित जी अभी कह रहे हैं कि कांग्रेस के 37 एमएलए आए हैं, लेकिन कांग्रेस के चाहे 37 एमएलए आए हों या जितने भी एमएलए आए हों, कम से कम वो एमएलए कभी भी सरकार के लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करते हैं। और जितनी परेशानी आपस में कांग्रेस के नेता एक दूसरे के लिए करते हैं, वो सरकार के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो मेरा ये मानना है कि जो नायब जी ने जिस प्रकार से ताबड़तोड़ आज नहीं, बंसल साहब, वो 37 की संख्या तो है, लेकिन वो 37 क्या एक प्लेटफॉर्म पे होंगे? यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है कांग्रेस पार्टी के साथ। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जो सरकार है, हरियाणा सरकार को कभी ये टेंशन कांग्रेस ने दी नहीं कि विपक्ष भी कोई चीज होता है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक हैं चाहे एमपी, वो जिस प्रकार से आपस में जो लड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार की राह आसान करते हैं। क्योंकि आप देख लीजिए कि जहां बीजेपी ने अभी 13 मंत्री चुने हैं, एक मुख्यमंत्री चुना है, इतना ज्यादा शोर उस पूरे प्रकरण में नहीं हुआ जितना एक विधायक दल के और विपक्ष दल के नेता के लिए हो रहा है। पहले हुड्डा साहब एक भोज दे चुके हैं, उसमें अपनी ताकत दिखा चुके हैं, आज 2 ऑब्जर्वर आ रहे हैं, लेकिन वो आपने अभी जैसे सुना कि ऑब्जर्वर भी ये निश्चित तौर पर नहीं कह पा रहे हैं कि वो आज सीएलपी लीडर चुन लेंगे। उनका भी अभी वो ये तैयारी करके आए, उनका मन ये मान रहा है कि यहाँ वो फैसला नहीं कर पाएंगे और वो विधायकों की राय को ले जाके हाईकमान को सौंपेंगे। और उसके बाद फिर वही होगा जिस तरह से आपने टिकटों में देखा कि एक बड़े लंबे 1-1.5 महीने तक टिकटों की लड़ाई चलती रही, मीटिंग पे मीटिंग होती रही, और लास्ट में जाके हाईकमान ने एक लिस्ट जारी कर दी जिसके बारे में ना तो कोई सर्वे आधार रहा ना दूसरा कोई आधार।
तो मैं वो चीज कहना चाह नहीं रहा तो हूं रुपेश बंसल जी, क्या इससे फैसले सीखा में कांग्रेस ने कुछ? क्योंकि या कांग्रेस अगर ये कह रही है कि भाई ये तो आपने तंत्र की जीत कर ली, हम तो जीतने ही वाले थे, लेकिन तंत्र आपका मजबूत था इसलिए आप जीत गए, ईवीएम की वजह से जीत गए, या नहीं, मैं वाकई में रुपेश जी आपको इंट्रोस्पेक्शन वो क्या कर बताना पाई? चाहता हूं रुपेश जी, आप थोड़ी सी, आप मेरे लिए बड़े देखिए, परम सुमित जी, सम्मानित है। सुमित जी एक सेकंड, मेरा प्रश्न है पहले। अरे अरे सुमित जी, सुमित जी, सुमित जी, यहाँ पर सुमित जी, कांग्रेस पार्टी के सुमित जी, विधायकों ने आप पिछली बार पूरा नाक में दम रखा बीजेपी के। सुमित जी अपने समय में, एक सेकंड, मेरा प्रश्न था रुपेश जी, रुपेश जी, इंट्रोस्पेक्शन आंदोलन कांग्रेस ने जो क्या बहुत किया? सुमित जी, अरे सुमित जी अपने समय में आप अपना सवाल पूछ लीजिएगा। रुपेश जी, इंट्रोस्पेक्शन मैं- क्या किया? या सुमित जी, कांग्रेस वही अभी भी चीज ये मान के बता- चल रही है कि ईवीएम से जीते इसलिए हमको इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत अकेले नहीं है? हमारे विधायक नीरज शर्मा ने नाक में दम रखा फरीदाबाद में, नहीं, आपको बताइए मैं नगर वही निगम चीज- घोटाला उजागर वही अरे किया। सुमित जी, आपको सुमित जी, बताना सुमित जी, चाह रहा एक हूं। सेकंड, अपने समय का इंतजार, एक सेकंड थोड़ा सा, रुपेश जी। मैं सिर्फ यही आपको बताना चाह रहा हूं कि जो बीजेपी सरकार है उसके लिए क्लीन स्वीप हमेशा जो दिया है वो कांग्रेस ने दिया। यदि हम पहले टिकटों की बात कर लें, कांग्रेस ने जिस प्रकार से टिकट पार्टी, तो आप ये देखेंगे कि 12 और 11 तारीख को जो नॉमिनेशन का लास्ट डे था, जब तक टिकट का फाइनल कांग्रेस नहीं कर पाई, ये कहीं ना कहीं अनिश्चितता की स्थिति जो कांग्रेस में थी वो थी, और 2 गुटों की जो लड़ाई थी वो थी। उसके बाद जिस प्रकार से बीच में, चाहे उसका कारण आप कुछ भी बताएं, लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा कि कांग्रेस का एक गुट था प्रचार से दूर हो गया, और एक लंबे समय तक प्रचार, जिस समय पीक पर प्रचार होना चाहिए, एक गुट प्रचार से दूर रहा और उसका फायदा निश्चित तौर पर बीजेपी को मिला। इसी प्रकार से मैं आज की बात भी कर रहा हूं, कल बीजेपी ने एक मुख्यमंत्री का चुनाव किया और 13 मंत्रियों को चुनाव किया, जिसमें उनको घंटों लगे। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से सीएलपी लीडर की बात घंटों आई नहीं लगे है, रुपेश जी, उनके सारे विधायक एक हफ्ते से बैठे हुए थे दिल्ली सेटिंग करते हुए। सुमित जी, आपके भी विधायक दिल्ली बैठे रहे, वो भी हुड्डा साहब से मिलके आए, लेकिन उसके बाद भी आप फैसला नहीं ले पा रहे। आज भी आपके ऑब्जर्वर ये कह रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली नाम भेजना पड़ेगा, और लास्ट में हाई कमान ने जब फैसला करना है, जब फैसला ही हाई कमान ने करना है, तो इस तरह से जो जनता को भ्रमित करके आप ये सोच रहे हो कि हम वोट भी ले ले और जनता को भ्रमित भी कर ले, वो मुश्किल है। और पिछले 10 सालों से सुमित जी, मैं आपसे स्पेशली कहना चाह रहा हूँ, यही चीज देख पा रहे हैं कि लगातार आप ये सोचते हैं कि हमने जनता का जो दिमाग है वो फेर दिया, मन जो है भ्रमित कर दिया, लेकिन बार बार आपके सामने रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद भी आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे एक प्रवक्ता की तरह बात करने की आदत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कभी कांग्रेस ने आज तक ये मंथन नहीं किया कि 13 साल में संगठन क्यों नहीं? कभी तो नहीं, महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, लेकिन वही तो बात है ना कि उस चीजों पर, उस चीजों को बड़ी सावधानी के साथ ही कहा जाता है कि हमने ये कर लिया, ये कर दिया, ये कर दिया, वो बना क्यों नहीं, उसका कारण कुछ नहीं। मैं दूसरी बात और कह रहा हूं, अभी आपने एक बात कहा कि मेरे 5 सांसद हैं, लेकिन आज कभी आपने देखा कि क्या 5 सांसद आज आपके एक साथ बैठे हैं? कभी कोई एक फोटो ऐसा आपके पास है जब आपके 5 सांसद एक साथ बैठे हो? ये कांग्रेस को जिस तरह की आप बात कर रहे हो, आप जो बात कर रहे हो तो दिल्ली विधायक बैठे, सारे बैठे, लेकिन उसके बाद भी सारे जितने भी 48 विधायक थे वो एक जगह बैठे। आप एक फोटो कांग्रेस का दिखा दो जिसमें 5 सांसद एक साथ बैठे। तो जो सच्चाई से जब तक आप बिल्कुल सही बात कही, मुझे लगता है कि ये इस पर गौर करना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए। विधु रावल जी, कि तंत्र की जीत है भाई, आप लोग तंत्र के जरिए जीत गए, कांग्रेस अभी भी इस बात पर है। विधु रावल जी, देखिए, चुनाव खत्म हो चुका है और चुनाव के दौरान हमने एक बड़ा गंभीर जो है आरोप कांग्रेस पर लगाया और हमने उसके लिए तथ्य भी जुटाए और बताए बार बार। कांग्रेस दलित विरोधी है, कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी है, इसीलिए लगातार हमारी जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उनका अपमान करती है। आप याद कीजिए 8 तारीख को मैं शायद आपके ही चैनल पर था, जिस समय जो है जब पोस्टल बैलेट के रिजल्ट के बाद जब पहला राउंड के रिजल्ट आए और पहले राउंड के रिजल्ट से ये चौंक गए, और उसके बाद जो है आपके चैनल पर ही था जब 2 घंटे बाद जयराम रमेश जी ने, किसी कैंडिडेट ने नहीं, किसी ग्राउंड के व्यक्ति ने नहीं, जयराम रमेश ने दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस को बुलाकर पहली बार ये बाइट दी कि नहीं ये तो गड़बड़ हो गई, ईवीएम गड़बड़ हो गई, और उसके बाद से उस लाइन को फॉलो करते करते लोग आ गए। लेकिन उस दिन उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही, इन्होंने कहा था हम सबूत देंगे। फिर 9 तारीख आई, फिर 9 तारीख को इन्होंने कहा कि 13 का हमने शिकायत दे दी है, 17 का और देंगे और सबूत देंगे। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, वैसे इनसे ये ढीठ है, इनसे बार बार पूछते रहेंगे, ये वही बेशर्मी से बोलते रहेंगे, क्या एक भी सबूत आपने, एक भी कोई निष्पक्ष सबूत आप दे पाए? केवल अपनी जेब मिटाने के लिए और संविधान का अपमान करने के लिए
जनादेश का अपमान करने के लिए। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनार्दन यानी ईश्वर, ईश्वर का अपमान करते हुए लगातार बोल रहे हैं। सबूत तो अब तक इन्हें फेंक देने चाहिए थे। आप बार-बार इन्हें मना करते हैं की बैटरी 99% कैसे थी? एक मिनट रुक जाइए, आप बताइए कितनी जगह शिकायत की है? बीच में नहीं, अरे आप वोटिंग डली 3 मशीनें। नहीं गौर साहब, अरे भाई वो तो है ना, वो तो आपने चुनाव आयोग को भी दे दिया। अगर ये फैक्ट्स आप फैक्चुअली करेक्ट होते तो मुझे लगता है कि इस पर कुछ एक्शन हो जाता। गौर साहब एक सेकंड, वो तो आप उस दिन से ही कह रहे हैं, उसमें नया क्या है? वो तो आप जिस दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस दिन से 90% बैटरी वाली बात कह रहे हैं विदु रावल जी। नहीं देखिए ना, वो 90% थी 95%। ये बोल कौन रहे हैं? ये सुमित गोडसे भी जो निचले स्तर पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वही तो बोल रहे हैं। हम मैं उसी पद पे हूं जिस पद पे आप बीजेपी में। सुमित गौड लगातार नहीं बोलोगे, निचले स्तर पे नहीं हूं मैं, आपसे बहुत सीनियर हूं। जब आप स्कूल में कॉलेज में तब मैं प्रवक्ता बन गया था कांग्रेस का। बेशर्मी से बात आओ। जब आप कॉलेज में खेल रहे थे आपने कहा, जब आप कॉलेज में पढ़ते थे तब मैं प्रवक्ता था कांग्रेस का। बैठने की ठीक है सुमित गौड़, फिर थोड़ा सा चर्चा का डेकोरम रखें ना, बोलने दें उनको एक सेकंड पहले। अरे सुमित गौड़ जी, आप वरिष्ठ पत्रकार को भी नहीं बोलने दे रहे, प्रवक्ता को भी नहीं बोलने दे रहे, पहले सुनिए तो सही आरोप क्या है, उसके बाद जवाब दीजिएगा। गौर साहब नहीं, इन्होंने नहीं विदु रावल जी, विदु रावल जी क्या भाषा है? अभी गौर साहब अरे भाई उनको बताने तो दीजिए। फिर आप बताइएगा आपने कौन कौन से सबूत पेश किए, आप बताइएगा आपने कौन से सबूत पेश किए, आप बताइएगा अपने समय में बताइएगा कौन से सबूत पेश किए। पहले उधर से आने तो दे बात। 90% बैटरी वाली बात पता है, उसके अलावा और कौन कौन से सबूत है उसको निकाल लीजिए ना। अरे उसके अलावा कौन से सबूत है सुमित गौड़ जी, उसको भी आप मुझे हमेशा प्रवोक करते हो, कोई ना कोई वर्ड करना बोल रहे हो। डिबेट का लेवल मत गिराइए। अरे सुमित गौड़ जी भाई देखिए इस तरीके से नहीं, डिबेट का लेवल मत, इस तरीके से नहीं, मुद्दे पर आइए विदु रावल जी। इन्होंने कहा देखो मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, मेरा दोनों प्रवक्ता भाइयों से अनुरोध है कि आप दोनों एक बड़े राष्ट्रीय दल को नहीं दिनेश जी समय नष्ट कीजिए। दिनेश जी आप रोज नहीं जूझते, मुझे रोज इन्हें फेस करना पड़ता है। प्लीज फोन करके मुझे सलाह दीजिएगा, मैं रोज इन्हें झेलता हूँ। तो इन्होंने एक बात कही कि ज्यादा खुश मत होइए, फिर ये कहते हैं नाक में दम कर देंगे। फिर इन्होंने बताया कि 37 MLA हैं। चलो शुक्र है ये 237 MLA नहीं बता रहे, जिनके 99 विधायक आए थे ना, वो 99 नहीं, वो 299 विधायकों की तरह नाक में दम करने का प्रयास कर रहे थे। तो कम से कम इतना तो जमीन पर आ गए कि 37 को 237 नहीं बता रहे हैं। बड़ी बात इन्होंने कहा कि हम चैन से रहने नहीं देंगे। मैं फिर से निवेदन करता हूं, जो लोग आपके प्लेयर थे ना, आपके फर्जी आंदोलनों के, उनका जनता ने क्या क्या हाल किया पता है आपको? 1170 वोट आई हैं आपके जो स्टार प्लेयर थे, स्टार कैंपेनर थे जो आपके, ठीक। और जो एक व्यक्ति उस फर्जी आंदोलन में छाती पर हाथ मारकर इस्तीफा देकर गया था ना, वो पार्टी का सुप्रीमो होते हुए, पार्टी का विशेष नेता होते हुए 15,000 वोटों से हारा है। और आप ही के व्यक्ति ने हराया। कम से कम आप ईवीएम की बात भी नहीं कह सकते उनको, पवन बेनीवाल, ठीक। तीसरी बात आपको कहना चाह रहा हूं, जो आपने वो फर्जी पहलवानों का आंदोलन खड़ा किया था ना, उनकी जो स्टार कैंपेनर थी 10-10 राउंड तक पीछे रही थी, वो मसा 6,000 वोटों से जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन कभी नहीं किया। उस जिले के अंदर 5 में से 4 सीटें पहली बार जीते हैं जिंद में हम। और जुलाना के अंदर जो हमारी शायद सबसे कमजोर सीट थी, वहां पर भी हमने आपके नाक में दम कर दिया था। आपकी स्टार कैंपेनर जो देश की बेटी थी, जिसको आपने रिड्यूस कर दिया किस प्रकार से अपना मोहरा बनाते, उनको भी मसा जीत हासिल हुई। लेकिन बड़ी बात क्या है कि आप ओबीसी विरोधी हैं, दलित विरोधी तो हैं ही, ओबीसी विरोधी हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके ओबीसी सेल के चेयरमैन, आपके ओबीसी सेल के चेयरमैन अजय सुमित जी, ठीक है विदु रावल जी बात मैं नहीं लगा रहा हूं, सुमित जी आपके ओबीसी सेल के राष्ट्रीय नहीं बिल्कुल ठीक है। अब वो देखते हैं ना वो इस्तीफा स्वीकार करने के बाद क्या कहते हैं सुमित गौड़ जी। देखिए विदु रावल जी ने जो भी आरोप लगाए मैं उनको एक सिरे से खारिज करता हूं। कांग्रेस पार्टी छत्तीस बिरादरी की, सभी समाज की, सभी वर्ग को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। भले ही हम चुनाव में हमारे बहुत, अगर हम बात करें हमारे कई ऐसे विधायक भी, कोई 32 वोट से आ रहा है, कोई 1000 वोट से आ रहा है, तो हमने एक अच्छी टक्कर दी है। जीता भी तो है, जबकि केंद्र में बड़ी केंद्र की सरकार है और इनके लोग, हमारे कृषि तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, 700 वोटों से मैंने ये नहीं कहा एक नाक में दम, मैंने कहा था जनहित के मुद्दों को इस ढंग से उठाएंगे, जनता के लिए आगे इस ढंग से कि नाक में दम कर देंगे। आपसे कह रहा हूँ, जहां जहां जनता परेशान होगी वहां कांग्रेस को सड़कों में पाएंगे जनहित के लिए। से आ रहे हैं, उनका क्या कहोगे?
चलिए, मैं उनके तो कह रहा बारे में हूँ तो बताओ। मैं तो कह रहा हूँ अपनी हार भी स्वीकार कर ली, और आपको मैंने बधाई भी कहाँ दे कर दी ली तंत्र मंत्र की। स्वीकार कहाँ कर लिया? आप तो मैंने कर ली, चैलेंज कर रहे हैं, आपको तंत्र मंत्र जनादेश को की, चैलेंज कर रहे ईवीएम हैं की, आप, आपकी सबकी बिना जीत की सबूत बधाई कर भी दे रहे दी हैं। मैंने आपको कोर्ट में सर। क्यों नहीं गए अब तक आप? क्या ये बात गए डिबेट गए के हैं, लिए है? कोर्ट हमारे में क्यों नहीं गए जा आप? चुके कई लोग। कौन गया कोर्ट? कमाल याचिका का कर नंबर बताओ, याचिका, याचिका का नंबर एक बताओ। मिनट एक मिनट, आपको कोई नहीं गया। नेक्स्ट डे मैं आप बताता केवल यहाँ पर हूँ, डिबेट में बैठकर वेरी नेक्स्ट डे, गलत आपको नहीं पता, नैरेटिव पेडल कर रहे हैं। वेरी नेक्स्ट डे इलेक्शन कमीशन से हमारे कांग्रेस के हरियाणा अरे के भाई, नेता मिले, आप कोर्ट की हमारे मुझे प्रभारी भी याचिका थे, का नंबर बता अजय दो। माकन जी भी थे, अपनी याचिका का नंबर बता इलेक्शन दो। कमीशन से मिले। कभी उसके कोई बाद कोर्ट में नहीं कोर्ट में, गया और जा ही नहीं सकते। करण सिंह बिलास कोर्ट में पलवल से, जाओगे, कोर्ट में पलवल जाओगे से, तो वहां भी मुक्की खाकर जाओगे। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, आपके पलवल सिग्नेचर से किए करण हुए सिंह थे, दलाल, ईवीएम में कैसे फरीदाबाद से छेड़छाड़ हो गई? लखन सिंगला, आपके एजेंटों और ने आपके सिग्नेचर नहीं गुड़गांव किए से भी ईवीएम पर। हमारे कांग्रेस के कई भूल गए नेताओं ने थे। याचिका लगा चुके हैं। आपके एजेंट्स जो हैं ईवीएम इवन अभी सिग्नेचर कोर्ट के ने यहाँ तक तक उठ गए कहा थे, कि सील क्या आप ये किया हुआ चाहते हैं कि चलिए, शपथ अब लोग दी तंत्र जाए? की जीत है, मंत्र की कोर्ट में जीत है या याचिका जनता लगाई की जीत है, मुझे लगता है कि इसका फैसला एक बार फिर से मैं जनता पे छोड़ देता हूं, और इंट्रोस्पेक्शन कौन बेहतर कर रहा है ये भी जनता तय कर देगी। शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आज सीएलपी लीडर कौन होगा, कांग्रेस में विधायक दल का नेता किसको चुना जाएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न